इसको कथा की तरह लेंगे तभी समझ पाएंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। हमारे पुलिस विभाग में भी बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा रहे। नमस्कार मित्रों, सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात के दृष्टिगत जन जागरूकता को समर्पित यूट्यूब चैनल सेफ व्हील्स में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, विभिन्न माध्यमों से विभिन्न नियमों, विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हमने अभी तक लगभग आपको 280 वीडियोस के माध्यम से ट्रैफिक के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आपकी गाड़ी के बारे में, आपकी ड्राइविंग स्किल के बारे में, आपके ड्राइविंग कानूनों के बारे में और सड़कों से जुड़ी हुई अन्य विषयों के बारे में बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं। हमने सबसे महत्वपूर्ण ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 को 40 नियमों में बहुत विस्तार से आपको 3 वीडियोज़ में बांट के बताया, जिनसे निश्चित तौर पे आप लाभान्वित हुए होंगे और आपको ढेर सारा जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अब हम यातायात के मास्टर एक्ट की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो यातायात का, जो ट्रैफिक का, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मास्टर एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, अब उस पर हम विस्तार से आपसे वार्ता करें, क्योंकि यातायात से जुड़ी सारी चीज़ें इसी से जन्म लेती हैं। यदि हम इसको यातायात या ट्रैफिक व्यवस्था या परिवहन व्यवस्था का केंद्र बिंदु कहें, धुरी कहें, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं मोटर यान अधिनियम 1988 और इसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में हम विस्तार से आपसे बातें करेंगे। यद्यपि इसमें बहुत सारे विषयों पे हम आपसे विस्तार से वीडियोस भेज चुके हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, कैसे बनता है, शर्तें क्या हैं, पात्रता क्या है, बनाता कौन है, कैंसिल कैसे होता है। इसी प्रकार से आपको हमने ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में, बीमा के बारे में, बहुत सारे विषयों पर आपको हमने विस्तार से बताई है। लेकिन एमबी एक्ट की जो मूल भावना है, जो मूल नियम है, जो मूल पाठ है, इस श्रृंखला में हम उस पर आपसे वार्ता करेंगे और हम एक कोशिश करेंगे कि अध्याय दर अध्याय उसके हर प्रावधान को आपके समक्ष हम स्पष्ट करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। एमबी एक्ट 1988, यह अधिनियम ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहले 1934 में पास हुआ था। उसके बाद आज़ादी के कुछ वर्षों बाद इस पर पुनर्विचार किया गया, तो संभवतः 1956 में पास हुआ। फिर बढ़ती आवश्यकताओं, बदलती ज़रूरतों को दृष्टिगत 1988 में एक नया इसका स्वरूप दिया गया और इसको तब एमबी एक्ट 1988 कहा गया। और जिस समय ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र 2015 में लागू की गई और जिस समय उन्होंने सड़क सुरक्षा, सड़क में दुर्घटनाओं में मरने वाले बच्चों की संख्या, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को शामिल करते हुए उन्होंने कहा कि एमबी एक्ट को और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। और उनका प्रभावशाली बनाने से सीधा मतलब था दंड बढ़ाना, पेनल सेक्शंस को बढ़ाना, पेनाल्टीज़ को बढ़ाना। और इसी को देखते हुए सन 2019 में संशोधन किया गया इसमें। यद्यपि अधिनियम का नाम आज भी एमबी एक्ट 1988 ही है, लेकिन 2019 में संशोधित हुआ। इसमें बड़े व्यापक संशोधन किए गए। प्रदूषण उत्सर्जन संबंधी मानकों में, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी मानकों में, गाड़ियों के पंजीकरण संबंधी मामलों में और दंड के मामलों में। 1988 के मूल अधिनियम में कारागार की सज़ा नहीं दी जाती थी, लेकिन 2019 में जब एमबी एक्ट पास हुआ तो इसमें कारागार की सज़ा के प्रावधान कर दिए गए। 3 महीने, 6 महीने और 1 साल तक के कारावास की इसमें सज़ा दी जाने लगी। ऐसा प्रावधान कर दिया गया न्यायालय को। पहले ये उल्लंघन की श्रेणी में आता था, अब धीरे धीरे ये अपराध की दिशा में बढ़ रहा है। एमबी एक्ट के तहत किए गए उल्लंघनों और अपराधों से अब आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ने जा रहा है। जुर्माने की धनराशि बढ़ चुकी है। न्यायालय में कारावास की चूंकि सज़ा दे दी गई है, तो वहाँ ये जो पहले समरी ट्रायल हुआ करता था, अब प्रॉपर ट्रायल होने लगा है। आपको वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से समन करने की सुविधा दे दी गई। इसके साथ ही साथ आपको भारत सीरीज की नंबर प्लेट दे दी गई। तो ये सारी चीज़ें, इसके आधार पे बीमा कंपनियां आपका प्रीमियम बढ़ाने लगी। सड़क दुर्घटना में होने वाली क्षति, होने वाले मृत्यु पे मिलने वाला जो क्लेम था उसकी धनराशि कम होने लगी। तो ये 2019 में जो संशोधन हुए उसका इतना व्यापक प्रभाव इस एमबी एक्ट पे पड़ा है। इसको मित्रों बहुत गंभीरता समझिए। अभी आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं।
आप जिस दिन किसी एक पीड़ित आदमी से मिलेंगे जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा गाड़ी के चालान पे या बीमा की धनराशि पे या कोई दुर्घटना होने के बाद बीमा क्लेम लेने में, तब आपको इसकी गंभीरता का पता चलेगा कि एमबी एक्ट की धाराएं कितनी गंभीर हैं। अभी चूंकि आप जानते हैं 40 करोड़ के आसपास पंजीकृत वाहनों का लोड है हमारे ऊपर, और हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की संख्या पूरे भारतवर्ष में बहुत कम है। हम तो उत्तर प्रदेश में फिर भी 30,000 लोगों से चला रहे हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब पुलिस का मुख्य काम ट्रैफिक रेगुलेशन पे आ जाएगा, तब आप बच के नहीं जा पाएंगे। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों लखनऊ पुलिस ने दसियों हजार ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए, उनके ऊपर जुर्माने कर दिए। आप गाड़ियां बेच नहीं पाएंगे, गाड़ियों को ओनरशिप बदल नहीं पाएंगे, और वह दिन दूर नहीं जब इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी आपका बीमा ही नहीं होने देगी अगर आपने ट्रैफिक वायलेशन किए हैं और उनका जुर्माना आपने नहीं भरा है। तो आपको, अगर आपने गाड़ी खरीद ली है तो आपको साथ ही साथ एमबी एक्ट तुरंत खरीद लेना चाहिए। एमबी एक्ट को गाड़ी के मैनुअल की तरह पढ़िए। आप नहीं पढ़ेंगे तो न गाड़ी चला पाएंगे न सड़क पे चल पाएंगे। तो इन्हीं सचेतक शब्दों के साथ मैं आज आपसे शुरू करता हूँ अथ श्री मोटर वाहन अधिनियम 1988 कथा। जी, इसको कथा की तरह लेंगे तभी समझ पाएंगे। अगर इसको कानून की तरह लिए ना तो आपके समझ के बस का बाहर रहें, फिर आपको लगे कानून बहुत बोरिंग विषय होता है। धारा 1 हर अधिनियम की तरह इसका नाम बताती है। इस अधिनियम का नाम मोटर यान अधिनियम 1988 है। टेक्निकल नाम जाने रहिए, एमबी एक्ट 1988। धारा 2 कहती है इस एक्ट में जो शब्द दिए गए उनकी परिभाषा क्या होगी। लगभग 48 शब्दों की परिभाषा बड़े क्लियर शब्दों में दी गई है। इसके बारे में हमने आपसे बहुत विस्तार से वार्ता की थी एक बार परिभाषाओं के विषय में, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे ये शब्द आते जाएंगे हम आपको इन परिभाषाओं के आधार पर उनको परिभाषित करते रहेंगे। धारा 2 कहती है जो ई रिक्शा और ई कार्ट, कार्ट आप जानते हैं ना, माल वाहन के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कार्ट कहते हैं। और ई रिक्शा जो सवारी ढोने के लिए काम आता है, इनके लिए बड़े स्पष्ट नियम है कि ये 3 पहिया के होंगे, 4000 वाट से ज़्यादा की बैटरी इनकी नहीं होगी, 20 डिग्री से ज़्यादा स्लैंट जहाँ पर ढाल होगा उस पर ये नहीं चलेंगे, जिन सड़कों की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होगी उस पर नहीं चलेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। यदि आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप जान लीजिए कि जैसे शहीद पथ पे ये नहीं चल सकता ई रिक्शा। लखनऊ पुलिस ने डंडे के जोर पे बहुत दिनों तक रोका है, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं और दुर्घटना होती है। मैंने आपसे एक बार बताया भी था गति के नियम में कि गाड़ी किसी भी हाईवे पे, कंट्रोल्ड एक्सेस वाले एक्सप्रेस वे पे धीरे धीरे नहीं चला सकते। अगर उसकी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर है तो आपको 70-80 के बीच में चलना होगा। अगर आपने 20 और 25 चलाई तो एक्सीडेंट के आप शिकार हो जाएंगे। इसीलिए एक्सप्रेस वे पे, नेशनल हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे ई रिक्शा प्रतिबंधित है, क्योंकि ई रिक्शा की स्पीड तेज नहीं होती, लेकिन हमारे ड्राइवर कमाई के लालच में, सवारी के लालच में फिर भी नहीं मानते। तो आप तो समझदार हैं, आप ऐसी गाड़ियों में बैठिए मत जो आपके प्राण के लिए संकट बनाती हो, संकट पैदा करती हो। नियम 2 खा, धारा 2 खा। एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अधिनियमों में हमेशा धाराएं होती हैं, एक्ट में धाराएं होती हैं, नियमावली में नियम होते हैं। यदि जबान फिसलने से कहीं मैं बोलूं तो आप इसको अपने आप को करेक्ट रखिएगा प्लीज, कि अधिनियम में धारा होती है। धारा 2 खा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसको मैं आपको अक्षरशः सुनाऊं कि वाहन निर्माण, नव परिवर्तन, अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ऐसे संस्थानों को इस अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने से छूट दे सकती है। यह एक बहुत ही इनोवेटिव सेक्शन है। आप जानते हैं कि गाड़ियों के बारे में नए नए शोध करने पड़ते हैं। उनकी वाहन की डिज़ाइनिंग, उनकी एरोडायनेमिक्स, उनकी फ्यूल इफिशियंसी, उनकी पैसेंजर सेफ्टी, उनकी क्रैश सेफ्टी, उनकी ब्रेक स्टेबिलिटी, उनके टायर घिसावट रोकने, उनके कल पुर्जों को रोकने, उनमें स्टैंडर्ड ऑफ इमिशन को फॉलो करने के लिए बहुत सारे शोध करने पड़ते हैं। आप इसको R&D समझिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सरकार ने धारा 2 खा के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों को गाड़ियों पर प्रयोग करने की छूट दी है। आप जानते हैं अगर नियम लागू हो जाएंगे तो प्रयोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि
कोई भी ट्रायल आप नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्री से बनने के बाद उसके मेक, मॉडल, बॉडी, कलर, कवर इत्यादि में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो फिर R&D कैसे होगी? तो इसके लिए सरकार ने धारा 2 खा के तहत ऐसे संस्थानों को छूट दी है। अभी संस्थान कौन से होंगे? जैसे मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, जैसे हुंडई मोटर्स है, जैसे टाटा मोटर्स है, तो इनको नए नए शोध करने, प्रयोग करने के लिए छूट देनी पड़ती है, तो सरकार ने उनको छूट दी है। इसी छूट का लाभ उठा के आपको याद होगा पिछले दिनों माननीय परिवहन मंत्री जी एक हाइड्रोजन कार से आए थे, तो वो जो कंपनी है उसको 2 खा के तहत ही छूट दी गई है कि वो प्रचलित जो मोटर यान अधिनियम में डीजल या पेट्रोलियम चलित गाड़ियों से हट के हाइड्रोजन चलित गाड़ी का शोध कर रही है, और शोध करने में कंपनी से बन के वो संसद भवन तक चल के गई। तो आप जानते हैं फिर तो MB एक्ट में अनुमन्य न होता, लेकिन सरकार ने धारा 2 खा के तहत उसको छूट दे रखी है। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं जो गाड़ी की एरोडायनेमिक्स पे काम करते हैं। हालांकि इसको हम व्यवहारिक भाषा में कहते हैं मॉडिफिकेशन, गाड़ियों को खूब हैवी बनाना, बड़ा बनाना, और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद RTO ऑफिस उनकी फिटनेस जारी होती है, लेकिन वो इसी R&D के तहत उनको भी ये छूट दी गई है। जो हमारे बॉडी मेकर्स हैं, जो गाड़ियों की बॉडी बनाते हैं, बसों की, ट्रकों की, आपने देखा होगा कंपनी से केवल चेसिस बन के आती है, और उस चेसिस के ऊपर जो बॉडी बनती है वो बॉडी मेकिंग लाइसेंसी होल्डर होते हैं, वो बनाते हैं। उनको भी R&D की छूट दी गई है कि वो उनको चाहें तो बॉडियों के स्वरूप में बदलाव ला सकते हैं। इसको आपने कई गाड़ियों में, जीपों में देखा होगा कि उन्होंने एक नई सुविधा दी, तो वो सुविधा इसी धारा 2 खा के तहत आती है। इस प्रकार से इस अधिनियम का अध्याय 1 यहाँ पूरा होता है। अध्याय 2 का धारा 3 ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है। आप जानते हैं मैंने आपसे कहा था कि धारा 3 से लेकर के और धारा 25 तक ड्राइविंग लाइसेंस को कवर करता है। इसके बारे में हमने पिछले दिनों आपको बहुत विस्तृत वीडियो जारी किया। धारा 3, धारा 4 ये कहते हैं कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। इसको दोहरा रहा हूँ आपको, हमेशा गांठ बांध के चलिए कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। इसी आशय की धारा 199A भी है, जिसमें कहता है कि कोई भी नाबालिग बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा, उसको ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल नहीं सकता, तो उसके बिना भी नहीं चलाएगा, अन्यथा उसमें 3-4 सजाएं आपके सामने उसमें हमने बताई थी, और एक्ट में भी उसका वर्णन है। तो धारा 4 कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र कितनी होगी, ये मैंने आपको बताया था 16 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। एक 50 सीसी से नीचे तक की गाड़ियों का 16 वर्ष, सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस 18 वर्ष, कमर्शियल, हैजार्डस और डेंजरस इन गाड़ियों की ड्राइविंग की लाइसेंस लेने की उम्र 20 वर्ष। इसका बहुत विस्तार से वीडियो हमने आपको दिया था। धारा 5 कहती है कि कोई भी वाहन स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल या कार नहीं देगा जिसके पास DL ना हो। ये गलती हमसे आपसे रोज होती रहती है, हम गाड़ी ऐसे आदमी को दे देते हैं जिसके पास DL नहीं रहती है, और ये कोई परेशानी का विषय नहीं है, ये उपेक्षा है। आप जानते हैं कि पुलिस का काम ड्राइविंग लाइसेंस से होता है, क्योंकि उनको गाड़ी लेके दौड़ना भागना है, लेकिन फिर भी आलसी लोग हैं, वो DL नहीं बनवाते हैं, वर्दी के फेर पे चल जाते हैं, उनका कोई चालान भी नहीं करता। लेकिन मैं ऐसे लोगों को पहचान करके छोड़ूंगा नहीं, पहले मैं उनको समय दूंगा को DL अपना बनवाएं, और उसके बाद भी नहीं बनवाएंगे तो निश्चित तौर पे हम इसका चालान करवाएंगे। तो धारा 5 ये कहती है कि कोई भी वाहन स्वामी अपनी गाड़ी किसी ऐसे आदमी को नहीं देगा जिसके पास DL ना हो। धारा 6, 7, 8 ये लर्निंग लाइसेंस की शर्तों के विषय में है। लर्निंग लाइसेंस के बारे में एक सावधानी हमेशा बरतिए। जिस समय लर्निंग लाइसेंस वाला बालक या युवक गाड़ी चला रहा हो तो उसके साथ एक प्रॉपर लाइसेंस होल्डर जरूर बैठा रहना चाहिए, और गाड़ी पे पीछे आगे लर्निंग लाइसेंस की सावधानियों को जरूर याद रखें कि उसमें एक मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर व्यक्ति जरूर बैठा। इसी तरह से धारा 12 कहती है कि मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे, जहां पर कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति पहले जाके ट्रेनिंग लेगा, ताकि उसका परीक्षा वहां ना करानी पड़े। बेसिकली RTO ऑफिस में दबाव कम करने के लिए वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का DL
बनने से पहले टेस्ट नहीं हो पाता था, तो कभी कभी लोग लापरवाही करते थे और अपात्र लोगों को भी डीएल जारी कर देते थे, या इसकी आड़ में कुछ लोग भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते थे। सरकार ने कहा नहीं, मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे, आप वहां जाइए, सीखिए, सर्टिफिकेट लेकर आइए, बस उसी पर डीएल जारी हो जाएगा। अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। इसी तरह से धारा 13 एक महत्वपूर्ण धारा है जो कहती है कि किसी भी जिले के आरटीओ एआरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होगा और इसकी सूचना भारत सरकार के सारथी पोर्टल पर हमेशा अपलोड रहेगी। सारथी पोर्टल के बारे में मैं आपसे विस्तार से कभी बात करूंगा। इस पोर्टल पे जाके आप किसी के भी ड्राइविंग लाइसेंस को चेक कर सकते हैं कि वो वैध है कि अवैध है। धारा 14 में ड्राइविंग लाइसेंस में लर्नर के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं कि 6 महीने के लिए मान्य होगा। प्रॉपर लाइसेंस वालों के लिए है वो 5 साल के लिए उनका रिन्यूअल किया जाएगा। फिर कुछ लोगों का है जो 20 साल पर रिन्यूअल किया जाएगा। इसकी अलग अलग कंडीशन है जिसके बारे में हमने आपसे बहुत विस्तार से बात की थी। धारा 15 का आता है कि नवीनीकरण के लिए कुछ शर्तें होंगी। अलग अलग उम्र समूह के लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग समय में रिन्यूअल किया जाएगा। 20 साल, 5 साल, फिर 5 साल, इस तरह से उनके रिन्यूअल के लिए शर्तें तय की गई हैं जो मैंने आपको अपने वीडियो से पहले बताई थी। धारा 16 का आता है कि मेडिकली अगर अनफिट कोई व्यक्ति है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपात्र होगा और यह निर्णय एआरटीओ को करना होगा कि आप फिजिकली, मेंटली या किसी भी तरह से न्यूरोलॉजिकली अनफिट हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने से वो मना करता है। 18 का आता है कि रक्षा विभाग या भारत सरकार की जो केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए विभाग हैं, परमाणु ऊर्जा है, सेना है, बीपीआरएनडी है, डीआरडीओ है, इनकी गाड़ियां चलाने के लिए अलग से लाइसेंस जारी होंगे। वो विशिष्ट लाइसेंस होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की खास तौर पे रक्षा विभाग से जुड़ी हुई गाड़ियों को चलाने के लिए होंगे। धारा 19 में मैंने आपसे बहुत विस्तार से बताया था कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कब आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। डेंजरस ड्राइविंग सबसे खतरनाक तो मैंने आपसे बताया था, लाल बत्ती का जंप, रॉन्ग साइड चलना, ट्रिपलिंग करना और ओवर स्पीडिंग करना, ये सब रॉन्ग जो डेंजरस ड्राइविंग की शर्तें थी, इस पे आपका डीएल कैंसिल हो सकता है। धारा 20, 21, 22, 23, 24 ये माननीय न्यायालय की शक्तियां हैं कि ये कब आपके ड्राइविंग लाइसेंस को होल्ड कर सकते हैं, कभी ये सस्पेंड कर सकते हैं, कभी ये निरस्त कर सकते हैं। यह ट्रायल वाला न्यायालय भी कर सकता है और बतौर जज एआरटीओ भी, एआरटीओ के यहाँ जुडिशियल पावर हैं, ये पावर उसकी क्वासी जुडिशियल हैं, वो निर्णय लेकर विचारण करके आपके ड्राइविंग लाइसेंस को होल्ड कर सकता है, निलंबित या सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है। तो इस तरह से ये धाराएं डील करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक धारा है जो धारा 26 है। धारा 26 कहती है कि पूरे भारत का एक ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर होगा और वह रजिस्टर ऑनलाइन होगा। यही वह धारा है जो सारथी पोर्टल को जन्म देती है। सारथी पोर्टल भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पोर्टल है जिसपे पूरे भारतवर्ष के सभी ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण अपलोड रहता है। इस चीज को आप गौर करिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं जिलेवार, जैसे लखनऊ का यूपी 32, इलाहाबाद का यूपी 70, दिल्ली का DL 1, तो ये लाइसेंस जारी होते हैं जिलेवार, लेकिन इनका जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, वो सारथी पोर्टल में पूरे भारतवर्ष में होता है। यदि आप यूपी का लाइसेंस चाहे पांडिचेरी में देखना तो आप देख सकते हैं। यदि आप पांडिचेरी का लाइसेंस कटक में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यदि कटक का ड्राइविंग लाइसेंस आप नागालैंड में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह का ये जो पोर्टल है इसको सारथी पोर्टल कहते हैं और सारथी पोर्टल में ड्राइवरों द्वारा की जा रही नियमों के उल्लंघन की विवरण भी दर्ज होते हैं। और गाड़ियों का जो पोर्टल है उस पोर्टल का नाम है वाहन पोर्टल। वो अभी जब नंबर प्लेट पंजीकरण की दिशा में हम बढ़ेंगे तो वहां पर हम इस चीज पे आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में आज हम धारा 26 पर विराम लेते हैं, जहां पर कि गाड़ियों के चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। बने रहिए हमारे साथ MB एक्ट की विभिन्न प्रावधानों और धाराओं को विस्तार से समझने के लिए। साथ ही साथ आज हमारे साथ आप ये शपथ लें कि सदैव
सड़क सुरक्षा का पालन करेंगे, यातायात नियमों का सम्मान करेंगे और सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार का सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।